आज आपसे चर्चा करूंगा पेपर कोड 1 BPSC 145 डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो पूर्वोत्तर जो भारत है, जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हम कहते हैं, उसका डेवलपमेंट, लोकतांत्रिक विकास, उसका विकास किस तरीके से हुआ है, उस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम इकाई 1 और इकाई 2, यूनिट 1 और यूनिट 2 को हम समेटेंगे और पूरे 1 घंटे की चर्चा में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज का जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसे हम कभी 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जिसमें 8वीं बहन सिक्किम बाद में जुड़ गई, तो किस तरीके से जो 8 क्षेत्र हैं, ये जो रीजनल एरियाज है, ये इसको किस तरीके से हमारे भारतीय संघ में समाहित किया गया और किस तरीके से उनका एक स्वतंत्र उद्भव हुआ। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि जो आप लोग जो पूर्वोत्तर भारत है, उस क्षेत्र के सभी 8 राज्यों, जिसमें कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम शामिल है, उन सब के बारे में आप गहन जानकारी रख सकें। साथियों, आपको जैसे पता है, हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम करीब 5 देशों से जुड़े हुए हैं। नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। साथियों, ये जो 7 बहनों के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है, यह क्षेत्र सिलीगुड़ी से लेकर के बाकी पूर्वोत्तर के हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। और हमने देखा है कि इस क्षेत्र का उद्भव जो है पूर्व में ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये अस्तित्व में सबसे पहले आया, जिसमें कि आपने देखा होगा, इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे कि 1826 में एक यानदाबो की संधि हुई थी। उस संधि के बाद जनरल कैंपबेल, जो ब्रिटिश शासन के जनरल थे, और जो गवर्नर ऑफ लीगेइंग थी, बर्मा क्षेत्र जिसे आज म्यांमार कहते हैं, उनके बीच एक संधि हुई, जिससे इस क्षेत्र का एक डिमार्केशन संभव हो सका, खासतौर से म्यांमार के बॉर्डर पे। और 1826 के बाद से ही यह क्षेत्र अस्तित्व में आने लगा। साथियों, अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में कई वर्षों में विभिन्न समय पर प्रशासनिक परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। देखा जाए, सन 1874 में एक कमिश्नर के नियंत्रण में असम को एक अलग प्रांत बनाया गया। आपको हम बता दें कि असम, जिसे आज पूर्वोत्तर के बाकी राज्य निकले हुए हैं, अधिकतर राज्य असम से ही निकले हुए हैं। पहले पूरे पूर्वोत्तर को ही लगभग असम कहा जाता था। 1905 में असम को बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल, अर्थात जिसे आज हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, पूर्वी बंगाल में मिला दिया गया था। लेकिन जब राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली शिफ्ट हुई, तो उसके बाद 1912 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया और फिर से सन 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। साथियों, 1919 में असम को भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर के शासन में लाया गया था तथा यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू होने तक गवर्नर के शासन में ही रहा। पूर्वोत्तर भारत में आप जानते हैं कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र है। असम में विभिन्न क्षेत्र और भाषाएं हैं, जिनके आर्थिक विकास और शैक्षणिक उपलब्धियों के बीच काफ़ी अंतर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ क्षेत्रों को अपवर्जित तथा कुछ क्षेत्रों को आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र घोषित किया गया था। साथियों, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इन क्षेत्रों में जनजातियां बहुसंख्यक थीं, जिनकी कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान होती है। इन क्षेत्रों में जो प्रांतिक विधायिका की जो विधायी शक्ति होती है, वो लागू नहीं होती।
और इन क्षेत्रों में वे अधिनियम लागू हो सकते थे जिन्हें गवर्नर अपने विवेक के अनुसार अधिसूचित करते थे। साथियों, आज़ादी के बाद पूर्वोत्तर भारत में जिला स्वायत्त परिषदें बनाई गई। वास्तव में औपनिवेशिक काल में जो आकृति पूर्वोत्तर भारत की थी वह 1960 के दशक तक अस्तित्व में रही थी, जब नागालैंड राज्य के गठन हुआ और 1970 के दशक में असम का पुनर्गठन हुआ। यहाँ तक कि 1950 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने भी असम को प्रभावित नहीं किया। साथियों, इस इकाई में हम आप पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र के रूप में उदय की प्रक्रिया है उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें से कुछ संस्थाओं के निर्माण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहचान में योगदान दिया, जिसमें पहले 7 राज्यों को शामिल किया गया और बाद में 8वें राज्य सिक्किम को भी जोड़ा गया। आजादी के बाद 1970 के दशक में असम के पुनर्गठन एवं 3 प्रशासनिक संस्थाओं पूर्वोत्तर परिषद, समान उच्च न्यायालय तथा समान राज्यपाल की स्थापना की गई और इस क्षेत्र को एक विशेष पहचान प्रदान की गई। साथियों, 1971 में पारित 2 संसद अधिनियम, जैसे कि पहला उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम तथा उत्तर पूर्व परिषद अधिनियम, इसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अवधारणा के रूप में उदय हुआ, जिसने लोकमानस में असम की अवधारणा का स्थान ले लिया। तो कुल मिला-जुला करके साथियों, ये जो पूर्वोत्तर का ये जो अधिनियम आया, तो उससे पूरे पूर्वोत्तर को असम के नाम से ही हम लोग जानने लगे। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना का लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के विकास के लिए एक क्षेत्रीय योजना निकाय की एक एजेंसी के रूप में काम करना था। सितंबर 2001 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की स्थापना की, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डोनर भी कहते हैं, और यह भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र सरकार के नोडल विभाग के तौर पर सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर काम करता है। साथियों, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 2002 के अनुसार सिक्किम भी इसका सदस्य 2002 में बन गया था। अब पूर्वोत्तर में 8 राज्य शामिल हैं। साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं कि एक क्षेत्र के रूप में पूर्वोत्तर का किस तरीके से उदय हुआ। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का उदय असम राज्य से हुआ है। 1900 नागालैंड, 1972 में मेघालय, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये राज्य 1972 में केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे। इनमें से 2 राज्य मणिपुर और त्रिपुरा औपनिवेशिक काल के दौरान देशी राज्य थे। अरुणाचल प्रदेश का उदय एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर हुआ था, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात हम लोग नेफा शॉर्ट फॉर्म में नेफा के रूप में भी बोलते हैं, नेफा के रूप में जाना जाता था। सिक्किम 1975 में भारत में एक राज्य के तौर पर जुड़ने वाला से पहले एक देश था। आपको बता दें साथियों कि जिसे आप लोग सिक्किम कहते हैं वो एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, जिसका विलय 1975 में भारत में किया गया। तो साथियों, आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि आखिर जो पूर्वोत्तर के बाकी राज्य हैं, सभी 8 राज्य हैं, उनकी क्या वैधानिक और वास्तविक स्थिति है। साथियों, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि असम को 1874 में औपनिवेशिक शासन द्वारा एक अलग प्रांत बनाया गया था। ऐसा औपनिवेशिक मुख्यालय को चेरापूंजी से शिलांग स्थानांतरित करने के बाद किया गया था। आपको पता हो कि पहले असम की जो राजधानी थी वो शिलांग हुआ करती थी। अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी के मुख्यालय का चेरापूंजी से शिलांग में तबादला अधिक बारिश होने के कारण किया था, क्योंकि आपको पता है कि चेरापूंजी में बहुत बारिश हुआ करती है और इससे तमाम तरीके की प्रशासनिक असुविधा बढ़ती है। 1826 के बाद असम का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। 1826 में
जैसा कि मैंने पहले कहा, यांदाबो की संधि पर ब्रिटिश और बर्मा के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर हस्ताक्षर विशेष राजनीतिक संदर्भ में किए गए थे। बर्मा का विस्तार अहोम क्षेत्र की तरफ हो रहा था। बर्मा को सामना करने को की परेशानी को देखते हुए अहोम राजा के निमंत्रण पर ब्रिटिश सरकार ने दखल दिया और बर्मा को परास्त किया था। एक लड़ाई हुई थी और उसी के बाद से ये यांदाबो की संधि हुई थी। इसके बाद से ही औपनिवेशिक शासकों ने विभिन्न क्षेत्रों को अपने शासित क्षेत्रों में जोड़ा, जैसे कि ऊपरी असम को 1832 में जोड़ा गया था, मटक काउंटी को 1842 में जोड़ा गया, गारो हिल्स को 1873 में जोड़ा गया। असम के गठन के बाद विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पहाड़ी तथा समतल क्षेत्रों को असम प्रांत में शामिल किया गया। असम जो कि 1874 में बना, इसके पहाड़ी क्षेत्र एवं ब्रह्मपुत्र तथा बराक घाटी जैसे समतल क्षेत्र भी शामिल थे। असम की यह पहाड़ी और मैदानी जो मिलीजुली बनावट है, असम की यह बनावट तब तक रही जब तक कि असम से विभिन्न समय में केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य नहीं बनाए गए। नागालैंड 1963 में, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 1972 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश 1972 में तथा राज्य को 1987 में बनाया गया था। तो साथियों, इस तरीके से असम का जो आप देख रहे हैं कि जो गठन है वो विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में हुआ है। पहले असम को एक अलग राज्य, एक बृहद राज्य का दर्जा मिला और धीरे धीरे उसमें तमाम सारे क्षेत्र शामिल होते गए, चाहे पहाड़ी हो या मैदानी हो, और उसके बाद से धीरे धीरे उसके जो बाकी हिस्से थे असम के, जिसे पूर्वोत्तर को असम के नाम से जाना जाता था, धीरे धीरे करके बाकी राज्यों को भी उससे अलग बनाया गया। साथियों, इसी तरीके से मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड से लगती है और पश्चिम में असम से लगती है। दक्षिण पश्चिम में मिजोरम से और दक्षिण एवं पूर्व में म्यांमार के साथ लगती है। त्रिपुरा, मिजोरम और असम उत्तर पूर्व में तथा बांग्लादेश के साथ उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम में सीमा साझा करता है। मणिपुर और मिजोरम औपनिवेशिक काल के दौरान एक तरीके से नेटिव स्टेट थे, जिसको हम लोग हिंदी में मूल राज्य बोलते थे। जो भारत संघ में शामिल होने के बाद वे 1950 के भाग सी राज्यों का कानून अधिनियम के अनुसार सी श्रेणी के राज्य या टाइप सी राज्य बन गए थे। साथियों, आपको पता होगा कि किस तरीके से आज़ादी के तुरंत बाद भारत सरकार को तमाम सारे प्रिंसिपल स्टेट को शामिल करने में तमाम सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा और तत्कालीन सरकार ने और ख़ास तौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के अदम्य साहस और परिश्रम से तमाम सारे प्रिंसिपल स्टेट और ऐसे क्षेत्र जो निर्णय न करने की स्थिति में थे कि वो पाकिस्तान की तरफ जाएं, कि स्वतंत्र रहें, कि भारत संघ में शामिल हों, ऐसे तमाम सारे राज्यों को एक अखंड भारत में मिलाने का प्रयास किया गया था। तो इस संदर्भ में आपको पूर्वोत्तर के भी राज्य आपको उनको देखना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। साथियों, जो टाइप सी जो राज्य होते हैं, तो टाइप सी श्रेणी के जो राज्यों पर केंद्र सरकार गवर्नरों या लेफ्टिनेंट गवर्नरों के माध्यम से शासन करती थी। पहले 1950 में जो स्टेट लॉ एक्ट के तहत में संशोधन किया गया और मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मणिपुर और त्रिपुरा के लोगों ने एनआरसी के दौरों के समय उनके सदस्यों से मुलाकात की और राज्य को दर्जा देने की मांग की और राज्य की मांग को खारिज करके एसआरसी ने, जिसे हम लोग स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बोलते हैं, ने त्रिपुरा को दीर्घकाल के लिए, मणिपुर को लंबे समय के लिए असम में मिलाने का सुझाव दिया। त्रिपुरा और मणिपुर को अंत में
1972 में राज्य बनाया गया। साथियों, इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो मेघालय, नागालैंड और मिजोरम है, वो भी धीरे धीरे ऐसे ही अस्तित्व में आए हैं। मेघालय राज्य असम के 3 पहाड़ी जिलों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें कि खासी, जैंतिया और गारो हिल्स शामिल है। अगर देखा जाए तो यही तीनों जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों से मिलकर के मेघालय बना हुआ है। और जैसा आप जानते हैं, मेघालय का मतलब ही है मेघों का घर, यानी कि बादलों का घर। और इन पहाड़ियों पर एंग्लो खासी युद्ध के पश्चात ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया था और 1874 में असम का गठन करने के बाद इन्हें असम में पहाड़ी जिलों के तौर पर मिलाया गया था और शिलोंग को उस समय असम का राजधानी बनाया गया था। साथियों, 1960 के दशक के दौरान पहाड़ी राज्य के गठन की मांग उठी और इस मांग का मुख्य कारण असम सरकार की भाषा के नीति तथा लोगों में छठी सूची के प्रावधानों के प्रति जो असंतुष्टि थी, वही कारण था। साथियों, एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि जितने भी पहाड़ी एरिया हैं पूर्वोत्तर में, विशेष तौर पे आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, उन पहाड़ियों की अपनी एक विशिष्ट संरचना है और वहाँ के जो निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी जो भाषा भी विशिष्ट है। तो देखा जाए तो हर आदिवासी का एक जो नाम है, वो उसकी भाषा के आधार पर ही बना है। यानी कि जो आदिवासी जिस तरीके की भाषा प्रयोग करता है बोलचाल में, उसी से उसका नाम भी पड़ गया है। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। साथियों, सरकार ने 1965 और 66 में पहाड़ी राज्य की मांग को देखते हुए एच.बी. पचपर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी और इस आयोग का एक अलग नए राज्य के निर्माण के बजाय असम के भीतर ही मेघालय राज्य के गठन की सिफारिश की थी। 1969 में संसद ने असम पुनर्गठन मेघालय के नाम से अधिनियम पारित किया और इसने असम के अंदर एक नए राज्य मेघालय के गठन को मंजूरी दी। इस राज्य में खासी हिल्स जो हमने बताया, फिर जैंतिया और गारो हिल्स के जो जिले थे उसको शामिल किया गया, जैसा कि छठी अनुसूची परिभाषित होती थी। साथियों, 1970-75 में असम के भीतर एक राज्य के अंदर राज्य का सृजन किया गया और 1972 में मेघालय को असम से अलग पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। साथियों, इस तरीके से आप देखते हैं कि मेघालय एक स्वतंत्र राज्य असम से हट करके बनता है। साथियों, पूर्वोत्तर के दूसरे भागों की तुलना में जो लुसाई पहाड़ियां हैं, जो मिजो पहाड़ियां हैं, उसका जो पुराना नाम है उसे लुसाई के नाम से जानते हैं और काफ़ी बाद में वो औपनिवेशिक नियंत्रण में आई जो लुसाई पहाड़ियां हैं और 1889 से 5 दशकों के भीतर ही ये सारी पहाड़ियां ये औपनिवेशिक नियंत्रण में आ चुकी थी और उसके बाद से इन्हें असम का हिस्सा बनाया गया और मिजो पहाड़ी जिले को 1972 में अरुणाचल प्रदेश के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जैसा कि हमने पहले कहा कि बाद में 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया था तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार में। साथियों, जो विभिन्न नागा आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, वो 7 दशकों से अधिक समय में ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण में आए। नागा पहाड़ियों के कुछ हिस्से को 1835 एवं 1866 में जोड़ा गया। लोथा आबादी वाले जो क्षेत्र 1875 में जोड़ा गया, आवो वाले क्षेत्र को 1899 में तथा सेमा वाले क्षेत्र को 1904 में तथा कोन्याक वाले क्षेत्र को 1910 में जोड़ा गया था। नागा आबादी वाले विभिन्न क्षेत्रों को 1963 में नागालैंड राज्य बना दिया गया। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको ध्यान रखना होगा कि जो मैं नागा क्षेत्रों का नाम ले रहा हूँ, चाहे लोथा आबादी का, चाहे आवो वाले क्षेत्र का, चाहे सेमा वाले क्षेत्र का या कोन्याक वाले क्षेत्र का, तो ये सभी आदिवासी हैं
एरिया है और इसी इसी नाम से वो आदिवासी लोग अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं। साथियों, इसी तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश है उसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। जैसा हमने पहले चर्चा किया, अरुणाचल प्रदेश के गठन को उन प्रशासनिक सीमाओं के निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है जो कि 20वीं सदी के दूसरे दशक में शुरू की गई थी। 1914 में ब्रिटिश शासन ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट NEFT का निर्माण किया था। इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट। और 1880 में जो असम फ्रंटियर ट्रैक्ट रेगुलेशन के अनुसार इस ट्रैक्ट ने तत्कालीन असम के दरांग और लखीमपुर जिले को अलग कर दिया तथा 1954 में भारत सरकार ने NEFT का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात नेफा कर दिया, जो कि असम राज्य के प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत ही था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश किस तरीके से NEFT से NEFA तक उसकी एक जर्नी है, उसकी एक यात्रा है। असम के पुनर्गठन के बाद जो नेफा है को 20 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को उसी नाम से 20 फरवरी 1987 को राज्य में परिवर्तित किया गया। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया अरुणाचल प्रदेश को और बाद में उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। साथियों, इसी तरीके से जैसा कि मैंने पहले कहा कि 7 बहनों में एक और बहन 1975 में जुड़ी जिसका नाम है सिक्किम। और सिक्किम को जो है एक स्वतंत्र देश था, एक संप्रभु देश था, उसको भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में जोड़ा गया। इसकी भौगोलिक स्थिति अन्य पूर्वोत्तर राज्य के जो भारत के जो राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनसे अलग है। यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कूच बिहार एवं सिलीगुड़ी जिलों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। 2002 में सिक्किम NEC का 8वां सदस्य बन गया, जिसमें पहले से 7 राज्य थे। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन थे उनको लेकर के भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी उनके डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें सिक्किम को भी 2002 में जोड़ लिया गया और सिक्किम NEC में शामिल होने के साथ ही सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में एक जाना जाने लगा। 1975 में भारतीय संघ में इसके विलय से पहले सिक्किम एक देश था जिसे भारत के संरक्षक का दर्जा प्राप्त था। यह दर्जा इसे 1950 इंडो सिक्किम संघ के अनुसार जो संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी 1950 में, इंडो सिक्किम ट्रीटी, उसके तहत था कि भारत जो है वो एक तरीके संरक्षक का दर्जा उसको मिला हुआ था कि सिक्किम का संरक्षण करेगा। और उस संधि पर भारत सरकार और सिक्किम के सम्राट के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। सिक्किम के भारत में विलय के बाद वहां राजनीतिक अशांति फैल गई थी। 1973 में विभिन्न दलों और विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक सुधारों की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया, जिसमें सम्राट को सम्राट का जो पद है उसको हटाने की मांग की गई थी। वहां एक घरेलू स्तर पे बहुत जबरदस्त आंदोलन चला था और राजनीतिक विकास के अंतिम क्रम में सम्राट ने राजशाही के उन्मूलन के सवाल पर एक जनमत संग्रह किया। सिक्किम के 97% से अधिक लोगों ने राजशाही के उन्मूलन के लिए मतदान किया और इसके परिणाम स्वरूप सिक्किम का एक राज्य के रूप में भारत में विलय हुआ। तो साथियों, इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में वो भारत के दूसरे जो क्षेत्र हैं उनसे पूर्वोत्तर एक उसकी एक अलग पहचान है। उसमें जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें भाषाई, जाति संरचना, स्थानीय संस्थान और आर्थिक विषमताएं भी शामिल हैं। बहुत समान विकास नहीं हुआ है
क्योंकि क्षेत्र की अपनी अपनी विविधता है और क्षेत्र के रूप में पूर्वोत्तर भारत की जो मौजूदा संरचना है, हमने जैसे चर्चा किया 1826 में ब्रिटिश और बर्मा के बीच यानदाबो की संधि से उसका अस्तित्व में आया। तब से इस क्षेत्र से ब्रिटिश के अधीन कई क्षेत्र आए और इसमें शामिल हुए। तब से इस क्षेत्र से अधीन कई ब्रिटिश क्षेत्र आए। 1874 में अंग्रेजों ने असम को एक नया प्रांत बनाया, जिसमें जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया था जो समय समय पर अंग्रेजों के आधिपत्य में आते गए। और सबसे पहले शिलांग को नए प्रांत का मुख्यालय बनाया गया। 1971 में पूर्वोत्तर भारत उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम या उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के पारित होने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अवधारणा के रूप में उभरा। तब तक इस क्षेत्र के लिए आमतौर पर असम का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो साथियों, पूर्वोत्तर भारत में हमने देखा कि कुल 8 राज्य हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। इनमें से 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य का दर्जा मिलने से पहले असम के हिस्से थे। 1972 में मेघालय एक राज्य और अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इनमें से 2 त्रिपुरा और मणिपुर औपनिवेशिक काल में रियासतों के रूप में मौजूद थे। वे भारत के स्वतंत्रता के बाद संघ में शामिल हो गए थे जब उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और उन्हें 1950 में टाइप सी अर्थात सी श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था। 1956 में उनकी सी श्रेणी समाप्त करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। सिक्किम भारत सिक्किम संधि के अनुसार सिक्किम भारत का एक संरक्षित एरिया था। यह संधि 1950 में सिक्किम के सम्राट और भारत सरकार के बीच हुई थी। 1972 में इसका भारत में विलय कर दिया गया और यह भारत का एक राज्य बन गया। 2002 में सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न परिषद एनईसी का सदस्य बन गया था और लोकप्रिय बोलचाल में पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में से 7 असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को 7 बहनों को के रूप में भी जाना जाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे तो 7 बहनों का मतलब सिक्किम के छोड़ करके बाकी जो राज्य हैं उनको 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। साथियों, इस तरीके से हमने देखा कि इकाई 1 में हमने पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो किस तरीके से अस्तित्व में आया, किस तरीके से यानदाबो की संधि से लेकर के और 2002 में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी पहल की गई थी तत्कालीन एनडीए सरकार में। तो यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी थी हमने इस पर चर्चा की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र है इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और जो एथनिक या निर्जाति जो बनावट है, जो विशिष्टता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम यूनिट 2 इकाई 2 में क्षेत्र की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और निर्जाति रूपरेखा है इस पे चर्चा करने की हम कोशिश करते हैं। साथियों, पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में अलग अलग, जैसे हमने चर्चा किया, निर्जाति समूह रहते हैं और इन समूहों का गठन समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के जो राज्यों में जो 3 प्रकार के निर्जाति समूह हैं मुख्यतः, एक तो स्वदेशी जनजातियां हैं, दूसरे गैर आदिवासी स्थानीय समुदाय है, तथा तीसरा गैर आदिवासी प्रवासी लोग हैं। तो मोटे तौर पे स्वदेशी जनजातियों, गैर आदिवासी स्थानीय समुदाय और गैर आदिवासी प्रवासी के रूप में इस क्षेत्र को हम निर्जातीय स्तर पर 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है
जो कि आदिवासी समूहों के सांस्कृतिक प्रोफाइल का घटक भी है। निर्जाति समूह विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, अनेकों भाषाएं बोलते हैं और उसी तरीके से अनेकों त्यौहार अपने हिसाब से, अपने निर्जातीयता के आधार पे वो त्यौहार भी मनाते हैं। हालांकि पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में कुछ विशिष्ट जाति समूहों की पर्याप्त आबादी है, लेकिन ये समूह पड़ोसी राज्यों में भी मौजूद हैं। यह इकाई पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के सामाजिक, सांस्कृतिक और निर्जातीय रूपरेखा से भी संबंधित है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इकाई 2 की, जो पूर्वोत्तर के जो समुदाय हैं उन समुदायों की क्या सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल है। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्रकार के निर्जाति और उप निर्जाति समूह यहाँ पे रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रमुख जनजातियां हैं तथा यहाँ पर 100 से अधिक छोटी जनजातियां हैं। प्रत्येक जनजाति अपनी भाषा या बोली बोलती है। जनजातियों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा के नाम पर उनका नामकरण भी किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे आदि जनजाति है तो आदि भाषा बोलती है, ऐसे निसी है, ऐसे उपतानी है, टैगिन है, मिसमी है, खमपरी है, नाइते हैं, वांचो हैं, तांगसा है, सिंगफो है, मोनपा है, अका है। ये तमाम सारी जो जातियां हैं ये वही भाषा भी बोलती है और उसी भाषा के आधार पर इन जो जनजाति हैं इनका नाम भी पड़ा है। इनका जो है, जो आप देखेंगे, इनके अंदर बहुत अच्छी शिल्पकारी भी है। ये बुनाई करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तमाम तरीके टोकरी बनाने जैसे ये काम करते हैं। और टोकरी बनाना तो इनके अरुणाचल प्रदेश की जो है एक बड़ी परंपरा है, रही है। इन जनजातियों की एक बड़ी परंपरा रही। बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जैसे खमती, मोनपा, खम्बा और मेम्बा। ये पूरी दुनिया में ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनकी एक स्पेशल, एक खास तरीके की स्क्रिप्ट होती है, यानी जिसे लेखनी बोलते हैं। एक लिखने की एक अलग इनकी एक परंपरा रही है और ये इनकी महत्ता इसी बात को लेकर के। अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो लोकगीत संग्रह की एक परंपरा का पालन करती हैं, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो अरुणाचल की जनजातियां हैं वो लोक गीतों का संग्रह करती आई हुई हैं और सदियों से, सैकड़ों वर्षों से उनमें यह परंपरा मौजूद है। 2011 की जनगणना के अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में 29.04% हिंदू हैं, 30.26% ईसाई हैं और 1.95% मुस्लिम हैं। कुछ जनजातियों जैसे कि आदिस, निस्ती, खंदनी तथा सिंगपोस की जो प्रोफाइल है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्यों इनकी थोड़ी सी क्या विशेषता है। तो आप देखेंगे कि जो आदि जनजाति है वो अरुणाचल की प्रमुख जनजातियों में से एक है। बड़े पैमाने पे जो दिबांग घाटी जिला है वो निचले हिस्से में रहती हैं, खासतौर से निचले हिस्से में जो रोहंग और दम्बुक जो क्षेत्र है उसमें रहती हैं, तथा पूर्व, पश्चिम और राज्य के ऊपरी सियांग जिले में भी रहती हैं। पदम, मिलांग, कोमकार, मियोंग और पासी जैसे मूल निवासी समूह भी खुद को आदि कहते हैं। तो एक तरीके से जो आदि आदिवासी है उसमें बहुत सारे जो रीजनल वेरिएशंस हैं और वो सभी अपने को आदि मानते हैं। और आदि का मतलब होता है वहाँ की भाषा में पहाड़ी लोग। तो आदिवासियों को पहले अबोर भी कहा जाता था। आदि जो आदिवासी है वो खासतौर से साथियों कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा वो मछली पालन और शिकार भी करते हैं। तो मछली पालन, शिकार के द्वारा इनका मुख्य भोजन का स्रोत है और ये जीववाद का पालन करते हैं। इनके जो धार्मिक, जो इनकी जो का जो दर्शन है वो धार्मिक दर्शन में आप देखेंगे कि वो प्रकृति, देवता, आत्मा, ये तमाम सारे
इनकी पूजा करते हैं, और जो मूल मान्यता और जो प्रथा है उसकी रक्षा करने और संरक्षण करने के लिए जनजाति समय समय पर आंदोलन भी चलाती रहती है। आदि जनजाति का एक बहुत बड़ा आंदोलन 1968 में शुरू हुआ था, जिसे डोनी पोलो आंदोलन कहा जाता है। डोनी पोलो आंदोलन में उन्होंने अपने प्राचीन धर्म से को फिर से पुनर्स्थापित किया। जो बाहरी जो संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है आदि जनजाति पे, तो समय समय पे ये डोनी पोलो आंदोलन का ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए आदि जनजाति वो अपने प्राचीन जो धर्म है या जो परंपरा है उसका अनुरक्षण करने के लिए वो हमेशा वो एक तरीके से अपने समाज को संदेश देने का काम करती रहती है। खासतौर से आदि समाज में लोक नृत्य बहुत फेमस है, और आप जैसा जानते हैं ये पूरे भारत में यह है कि जो भी लोक नृत्य है खासतौर से त्योहारों पे और विशिष्ट अवसरों पे किया जाता है। तो वैसे ही आदि जनजाति के लोग भी करते हैं। साथियों, इसी तरीके से नीसी जो है एक जनजाति है और जिसको डफला के नाम से भी जाना जाता है। नीसी की अपनी संस्कृति और परंपरा है। वन और मिथुन जो एक पवित्र जानवर है उनके सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनकी एक खास आपको त्यौहार आपको बता दें, नोकुम उल्लू करके एक निसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो न्यूकुम उल्लू जो है इस त्यौहार को वे देवी न्यूकुम के लिए मनाते हैं। न्यूकुम जो है देवी का नाम है, ताकि फसलों को कीड़ा और जानवरों से बचाया जा सके और इंसानों को उसके दुर्भाग्य से बचाया जा सके। तो ऐसे ही एक और दूसरी जनजाति पे हम चर्चा करेंगे। ताई खंपति एक जनजाति है। ताई खंपति अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में निवास करती है और ख़ासतौर से ये बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। जो ताई खंपति हैं वे हिनयान और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। राज्य में ताई खंपति एकमात्र जनजाति है जिसके पास अपनी लिपि है, जिसे ताई लिपि कहा जाता है। तो आप देखते हैं साथियों कि किस तरीके से पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है और जो वहाँ के लोग हैं वो उनकी किस तरीके से अपनी विशिष्टता है। तो ताई लिपि इन्होंने खुद इजाद किया है। इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है। खंपति नृत्य भी ताई खंपति के महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। खंपति नृत्य और नाटक दोनों का मिश्रण होता है। एक तरीके से नृत्य के साथ साथ उसमें वो नाटक भी शामिल होता है। तो इसलिए अधिकतर लोग खंपति नृत्य को देखना पसंद करते हैं। यह बौद्धों की एक समृद्ध संस्कृति और नैतिक मूल्यों की अन्य विविध कहानियों को दर्शाता है। खंपति का एक अन्य लोकप्रिय नृत्य है जिसको हम लोग मुर्गा लड़ाई नृत्य बोलते हैं, काक फाइट डांस बोलते हैं, जिसमें मुर्गे लड़ाए जाते हैं। साथियों, इसी तरह से असम में विविध जाति समुदायों का निवास है। असम जो राज्य है इनमें आदिवासी, गैर आदिवासी, असमिया और बंगाली शामिल हैं। इन आदिवासी समुदायों में मैदानी जनजातियां, पहाड़ी जनजातियां और चाय बागानों में काम करने वाली और चाय के आजीविका पर निर्भर जनजातियां भी शामिल हैं। साथियों, असम की मैदानी जनजातियां कई हैं, जैसे कि आप देखेंगे बर्मन बोडो कछारी भी बोलते हैं, देवरी, होजई, सोनोवाल, कछारी, लालुंग, मेचमेरी, मिसिंग भी बोलते हैं, राभा, दिमासा, होजोंग, सिगफो, खंपति और गारो। ये तमाम जो जनजातियां हैं, ये जो आदिवासी समूह हैं, ये एक तरीके से मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें से बोडो सबसे बड़ी मैदानी जनजाति है। बोडो कुछ जनजातियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है जो उनकी जनजाति के नाम से पहचानी जाती है। बोडो असम के मूल निवासी होने का दावा करते हैं और इसमें बहुत सारे इनके टाइटल आपको नाम में मिल जाएगा,
जैसे सोनोवाल, कचारी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, कोलाघाट, लखीमपुर और धेमाजी जिलों में बड़े पैमाने पर निवास करते हैं। तो ये जो बड़ी जो समुदाय है बोडो की, वो इन जिलों में निवास करते हैं। और साथियों, मिसिंग असम की एक दूसरी जनजाति है जो कि ज़्यादातर धेमाजी, लखीमपुर, शिवसागर, जोरहाट, सोनितपुर जिलों में रहती हैं। और असम की प्रमुख पहाड़ी जनजातियां कार्बी और दिमासा कचारी है, जो कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ जिलों में निवास करती है। तो आपको पता है कि वहाँ की एक स्वायत्त परिषद है कार्बी आंगलोंग जिला को। तो आप सर्च करिएगा नेट पे, तो आपको पता चलेगा कि राज्य के भीतर ही वहाँ पर एक तरीके से जिला की जो परिषद है, जनजातीय परिषद है, उसका प्रशासन हावी रहता है बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट का। तो असम में निवास करने वाली जो अन्य जो पहाड़ी जनजातियां हैं, आप देखेंगे उसमें गारो है, हजोंग है, गारो जो गारो पहाड़ी पे, हजोंग है, हमार है, खासी है, जैंतिया है, सिंतेंग है, वार है, नार है, भेई है, लेगंस है, कुकी है। चाय बागानों में जो मजदूरी करने वाले हैं, जो निवास करने वाले जनजाति हैं, उनको आदिवासी के रूप में जाना जाता है। और जो चाय बागानों की जनजातियाँ, इसको लेकर के साथियों मैं आपको बता दूं कि ये गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। गिरमिटिया मजदूर उनको बोला जाता है कि जो किसी दूसरे राज्य से या किसी दूसरे क्षेत्र से माइग्रेट करके वो किसी क्षेत्र में बस जाते हैं, और ख़ास तौर से उनका पर्पस, माइग्रेशन का पर्पस, या तो बधुआ मजदूर बना के लिए गए हों या स्वेच्छा से वो चले गए हों। तो जो चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी हैं, वे गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं, जो चाय बागान में काम करने के लिए औपनिवेशिक काल के दौरान आए थे। वे असम में देश के अन्य क्षेत्रों से मोटे तौर पे, खासतौर से छोटा नागपुर की जो पहाड़ी है, जो उस समय बिहार कहा जाता था, उसमें अब झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से वो पलायन करके गए हुए। इनमें से ज़्यादातर मुंडा, ओरांव और संथाल जनजात के लोग हैं। इन्हें हम लोग असम में चाय जनजात या टी ट्राइब भी कहते हैं, क्योंकि वे 800 से अधिक चाय बागानों में काम करती हैं। ये बड़े पैमाने पर सोनितपुर, दरांग, नगांव, जोरहट, गोलाघाट, डिब्रूगढ़, कछार, हैलाकांडी, करीमगंज और तिनसुकिया जिलों में निवास करती हैं। असम में चाय जनजातियां अनुसूचित जनजात नहीं है। साथियों, बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि हर जनजाति को जनजाति का दर्जा नहीं मिला हुआ है। और असम में जो टी ट्राइब्स जिसे बोलते हैं, चाय जनजातियां बोलते हैं, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला हुआ, क्योंकि वो मूल रूप से असम के निवासी नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें केंद्रीय सूची में ओबीसी की श्रेणी में उनको क्लासिफाई किया है और रखा है। तो कई बार परीक्षा की दृष्टि से आप देखें तो ये बड़ी सावधानी रखिएगा कि जो चाय जनजातियां हैं, वो सामाजिक वर्गीकरण उनका ओबीसी में है, वो जनजाति के रूप में उनका नहीं है। असमिया असम के उन निवासियों को संदर्भित करता है जो असमी भाषा बोलते हैं, और वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से होते हैं। तो वे जो असमिया हैं, आदिवासियों और बंगालियों से अलग हैं, क्योंकि वे बंगाली नहीं बोलते हैं। साथियों, आपको ध्यान देना होगा कि पूर्वोत्तर में एक बड़ी आबादी बांग्ला स्पीकिंग या बांग्ला भाषी लोगों की है। तो कई बार भाषा के आधार पर टकराव देखने को मिलते हैं, और पहले ज़्यादा दिखते थे, क्योंकि एक असम में देखा जाए तो एक असम गरिमा या असम पहचान को लेकर के असमिया का एक नारा दिया गया, और उसमें तमाम सारे जो बांग्ला भाषी लोग हैं वो प्रभावित उससे हुए, उस आंदोलन से प्रभावित हुए। 1980 के दशक में जो असमिया हैं उनको निर्जातीय असमिया, एथनिक असमीज कहा जाने लगा था।
और बंगालियों की सबसे बड़ी आबादी बराक घाटी जिलों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध असम की आबादी का करीब 61%, 34%, 22% और 3.74% तथा 0.18% के भाग में है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हिंदू सबसे बड़ी आबादी है, करीब 61% है, फिर मुस्लिम है करीब 34%, ईसाई जो है 3.7% और बौद्ध है 0.18% के आसपास है। इसके अलावा असम में मारवाड़ी, नेपाली और गैर आदिवासियों के भी वंशज हैं। आपको ध्यान देना होगा साथियों कि मारवाड़ी कम्युनिटी एक अच्छी खासी संख्या में इस क्षेत्र में निवास करती है। इसी तरीके से नेपाल से माइग्रेट होकर के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो भाषाई आधार पे ही नहीं, आप देखें निर्जातीयता के आधार पे और क्षेत्रीय विविधता के आधार पे हम देखते हैं कि असम बहुत रिच है। साथियों, असम के बरपेटा, नौगोंग, मंगलदाई और नलबाड़ी जिलों में तमाम मुस्लिम खेतिहर मजदूर जो है उनके भी वंशज हैं जो औपनिवेशिक काल में असम में आए थे। तो साथियों, इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे कि मेघालय जो राज्य है उसकी क्या निर्जाति और समूह की बनावट। साथियों, मेघालय में विशेष प्रकार से अब देखें तो दो प्रकार के निर्जातीय समूह हैं, एक मूल निवासी जनजाति और दूसरा गैर मूल निवासी जनजातियां। मेघालय में 3 प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे पहले भी हमने चर्चा किया, गारो, खासी और जैंतिया। जैंतिया जनजाति को पनार के नाम से भी जाना जाता है। खासी और पनार एक साथ मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसका नाम है खासी पनार। मेघालय की 3 जनजातियों की जनसंख्या खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियों में केंद्रित है। गैर जनजाति उन प्रवासियों के वंशज हैं जो यहाँ आज़ादी से पहले या विभाजन के बाद यहाँ आए थे। साथियों, गैर जनजातियों का पलायन स्वतंत्रता के पश्चात भी होता रहा है। प्रवासी यहाँ पर व्यवसाय अथवा रोजगार के कारण बस गए थे। शिलांग में ये गैर जनजाति बंगाली, मारवाड़ी, बिहारी, नेपाली और सिख हैं। गैर जनजाति ज्यादातर शिलांग जैसे शहरों में निवास करते हैं, हालांकि वे राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। मेघालय की तीनों जनजातियां मातृवंशीय प्रणाली का अनुसरण करती हैं, जैसे कि मैट्रियार्कल जो सिस्टम है उसको फॉलो करती हैं, जिसमें जो परिवार है वो उसका वंश माता की ओर से चलता है। जैसे बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे साथियों कि जो वंश है वो पिता के माध्यम से चलता है, जबकि इन जनजातियों में, मेघालय की तीनों जनजातियों में, वो वंश परंपरा माता के वंश से चलता है। इसके अलावा मेघालय में जो मुस्लिम भी है, मुस्लिम खासी भी बहुत पाए जाते हैं। खासियों के जो जो पारंपरिक धर्म है उसको नियाम कहते हैं। अधिकतर खासी, जैंतिया तथा गारो जनजाति जो है ईसाई धर्म को मानते हैं, जिनका औपनिवेशिक काल में धर्म परिवर्तन हुआ था। मेघालय एकमात्र उत्तर पूर्व क्षेत्र है मातृवंशी समाज परंपरा के अनुसरण करता है। इस प्रणाली में परिवार की वंशावली का पता बच्चे की मां के माध्यम से लगाया जाता है। जो छोटी बहू होती है घर की, उसको खाड्डू बोलते हैं। तो खाड्डू पारिवारिक संपत्ति की संरक्षक उत्तराधिकारी होती है। बच्चा जो है वो माँ का सरनेम लगाता है, उपनाम लगाता है, धारण करता है, और पति शादी के बाद पत्नी के माता पिता के घर चला जाता है। तो जैसे बाकी भारत के क्षेत्रों में जो पितृ प्रधान समाज है उसमें लड़का जो है लड़की को विदा करा के अपने घर लाता है। तो साथियों, आपको ध्यान रखना होगा कि मेघालय में इन जातियों में क्या सिस्टम है कि लड़की ही लड़के को विदा करा के अपने घर लाती है और हमेशा के लिए लड़का अपने ससुराल में ही रहता है। तो यही मातृ प्रधान व्यवस्था जो है इसी को कहा जाता है।
साथियों, महिलाओं को पारंपरिक राजनीतिक संस्थानों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका विधानसभा या संसद में प्रतिनिधित्व नगण्य है। तो यह ध्यान देने वाली बात है और एक अलग बहस का मुद्दा होगा साथियों कि मातृ प्रधान होने के बावजूद भी जो वहाँ की विधानसभा है और जो लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व है उसमें देखा जाता है कि अक्सर महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेती हैं, जबकि जो सामाजिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था में महिला प्रधान सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें कि बच्चे बेटे जो है अपना सरनेम माँ का नाम लगा देते हैं और लड़के विदा होके जाते हैं, लड़कियां विदा होके नहीं जाती हैं। साथियों, खासी राज्य की आबादी का लगभग 50% है, आधे हैं। खासी जो पौराणिक जो कथाएं हैं उसके अनुसार खासियों की उत्पत्ति 7 झोपड़ियों या उसको वहाँ की लोकल भाषा में हिम्यू ट्रेप कहते हैं। तो हिम्यू ट्रेप एक तरीके से झोपड़ी को कहते हैं। तो माना जाता है कि उनकी 7 जो झोपड़ियाँ हैं हिम्यू ट्रेप है, इससे उनकी उत्पत्ति हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई 74% के ऊपर है, हिंदू 11.53% है और मुस्लिम 4.40% है। त्योहार भी मेघालय की खासी जनजाति के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। वर्ष की अलग अलग अवधि में मेघालय राज्य में विभिन्न त्योहार आयोजित किए जाते हैं। एक 5 दिन लंबा खासियों का धार्मिक त्योहार मनाया जाता है, जिसको पेमलॉन्ग नानसेंस नृत्य बोलते हैं। और नानसेम नृत्य जो है बहुत फेमस भी है और उसको लोग नोंग्रेम के नाम से भी जानते हैं। शिलोंग से करीब 12 किलोमीटर दूर एक गांव स्मिथ में प्रतिवर्ष इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह नृत्य त्यौहार पारंपरिक खासी राज्य हिमा की उत्पत्ति की स्मृति में मनाया जाता है। एक और त्यौहार खासी समुदाय का अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शिलोंग में मनाया जाता है। जैंतिया समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार बेहंदी खलाम है, जो जुलाई के महीने में जैंतिया हिल्स पे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथियों, अक्टूबर नवंबर में सजलोंग बोलते हैं वहाँ पे सूर्य को, भगवान सूर्य को। तो सजलोंग के सम्मान में यानी सूर्य देवता के सम्मान में गारो जनजाति द्वारा वांगला त्यौहार 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। तो अगर वांगला त्यौहार आपको देखना हो तो अक्टूबर नवंबर में आपको मेघालय जाना पड़ेगा। साथियों, इसी तरीके से मणिपुर में मणिपुर अब आपको पता है चर्चा में रहा था पिछले साल से। उसमें जो मैदानी क्षेत्र है उसमें मैती निवास करते हैं। मैती एक समुदाय है और इसके अलावा जो पहाड़ी एरिया है उसमें नागा, कुकी और चिन जो है वो निवास करते हैं। मैती पांगल एक टर्म दिया जाता है, यूज किया जाता है। मैती पांगल का मतलब होता है कि मैती मुसलमान यहाँ की जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग है। इन जनजातियों के अलावा कुछ अन्य जनजातियां भी हैं, जैसे कि एमोल, अनाल, अंगामी, चिरू, चोड़ी, हमार, काबोई, कोम, मिजो, लूस, माओ, मोनसांग। तो ये सब जो है जनजातियां मणिपुर में भी पाए जाते हैं। ये जो है निर्जातीय समुदाय पाए जाते हैं। साथियों, मणिपुर के लोग तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। मैती भाषा मैती लोगों की मातृभाषा है, जो राज्य की एक तरीके से संपर्क भाषा है, जबकि अंग्रेजी आधिकारिक भाषा और व्यवसाय संचालन की भाषा है। सगाई उत्सव के नाम से लोकप्रिय उत्सव का आयोजन आमतौर पर 15 दिनों के लिए इम्फाल के पैलेस ग्राउंड में किया जाता है। यहाँ पर केंद्र एवं राज्य सरकारें, निजी उद्यमी और सहकारिता विभाग अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं। इस त्यौहार में अन्य नृत्यों के साथ मैबी नृत्य, जो कि मणिपुर का लोकप्रिय नृत्य है, को स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख हस्तशिल्प, लकड़ी की नक्काशी और रेडीमेड वस्त्र आदि से संबंधित संगठन पड़ोसी देश जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, जापान, यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसमें भाग लेता है। इसके अलावा मणिपुर के
प्रत्येक निर्जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। संस्कृति एवं परंपराएं उनके नृत्य संगीत प्रथागत प्रचलन से प्रचलित होती हैं। मणिपुर के कुछ शास्त्रीय नृत्यों में रासलीला, नुपापाला, पुंग चोलोम, खंबा थोईबी नृत्य बहुत शामिल हैं। रासलीला नृत्य रात भर मंदिर के सामने बाड़े में किया जाता है। इसी तरीके से साथियों, मिजोरम में मिजो एक सामान्य शब्द है जो मिजोरम की मिजो पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियों और के लिए प्रयोग किया जाता है। मिजोरम में 5 प्रमुख जनजातियां हैं: लूसी, राल्ते, हमार, पैसने, पावी, जहां पर 11 अन्य छोटी जनजातियां हैं। मुख्य तौर पर विभिन्न जनजातियां जिसमें औपनिवेशिक काल के दौरान कुकी, चीन, लुसाई के नाम से जाना जाता था, उन्होंने मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम और बांग्लादेश, जो अब बर्मा म्यांमार हो गया है, यहाँ तक ये फैले हुए हैं। इसके साथ ही अकेले मिजोरम के निवासियों को मिजो कहा जाता है। पचाऊ एक लेखक है, वो कहते हैं कि मिजो पहचान एक स्थितिजन्य पहचान है। मिजोरम में खुद को मिजो मानने वाले समूह जैसे कि हमार और पाइट्स खुद को कहीं मिजो नहीं मानते हैं। मरास और पाविस भी चाहते हैं कि उन्हें मिजो के नाम से जाना जाए। म्यांमार का चिन समुदाय खुद को मिजो मानता है। मिजोरम के मिजो भी म्यांमार के चिन लोगों को मिजो के रूप में स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 2021 में चीन प्रवासी शरणार्थियों को, जो कि म्यांमार से थे, को मिजो के रूप में सहायता प्रदान की थी। चीन समुदाय भी आइजोल को अपनी सांस्कृतिक राजधानी अथवा जालख्वास मानते हैं। साथियों, निर्जाति और भाषा के संदर्भ में मिजो समुदाय को तिब्बतो बर्मन के रूप में जाना जाता है। डुहलियन भाषा अंग्रेजी के साथ साथ मिजो की आधिकारिक भाषा है। मृत्यु संस्कार और ईसाई धर्म मिजो संस्कृति की पहचान के संकेत हैं। मृत्यु व्यक्ति की पहचान को परिभाषित करती है कि वह मिजो है या नहीं। इसी तरीके से साथियों, नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां हैं: अंगामी, आओ, चाकेसांग, चोंग, चीर, खिमसुंग। ये हमने पहले भी चर्चा किया। हालांकि इसमें से प्रत्येक की अपनी अलग पहचान है और एक समान उनकी पहचान नागा के रूप में होती है। 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से यहाँ पे ईसाई सबसे अधिक हैं, 88% के आसपास। हिंदू करीब 8% के अबव हैं। मुस्लिम 2.5% के करीब हैं। कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो जनजाति है वो उसकी पहचान ही है ये कि वो वही भाषा बोलती है। साथियों, इसी तरीके से त्रिपुरा में देखेंगे कि 2 प्रमुख जनजाति समूह हैं, जाति समूह हैं, एक मूल निवासी और एक गैर जनजाति क्षेत्र। और त्रिपुरा में 19 प्रमुख जो है जनजातियां हैं, जिसमें त्रिपुरी, रियांग, चकमा, हलाम, गारो, लूसी और डोरलोंग शामिल हैं। त्रिपुरा में भी हिंदू 83% हैं, मुस्लिम 8.6% हैं, ईसाई 4.35% हैं और जो मूल निवासी हैं त्रिपुरा के, वो करीब उनकी जनसंख्या 30% है। त्रिपुरा में बंगाली सबसे बड़ा निर्जातीय समूह है। साथियों, इसी तरीके से सिक्किम में आप देखेंगे कि लेप्चा, भूटिया और नेपाली, ये 3 प्रमुख निर्जातीय समूह हैं और ये अपनी भाषा बोलते हैं। नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषा बोलते हैं। लेप्चा जो है सिक्किम के मूल निवासी हैं। भूटिया भूटान से करीब 17वीं सदी में तथा नेपाल से नेपाली जो है वो 19वीं सदी में सिक्किम में पलायन करके आए थे। भूटिया का आगमन तिब्बत क्षेत्र से 14वीं सदी में शुरू हुआ था। इसी तरीके से साथियों, आप देखेंगे कि सिक्किम में तीनों जातीय समूहों की अपनी भाषाएं हैं। इसके अलावा कई अन्य बोलियां भी यहाँ पर बोली जाती हैं, जैसे कि नेपाली निर्जातियों में बहुत प्रचलित है गुरुंग, राई, तमंग, मुखिया, नेवर, मंगर, शेरपा इत्यादि। लेकिन सिक्किम में नेपाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है क्योंकि यहाँ पर नेपाली समुदाय की जनसंख्या बहुत अधिक है। राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किम और लेप्चा है। सिक्किम मतलब भूटिया। सिक्किम में बौद्ध और हिंदू दोनों प्रमुख हैं। लेप्चा और भूटिया ज़्यादातर बौद्ध हैं। बहुसंख्यक नेपाली हिंदू हैं। सिक्किम में से 7 से अधिक मठ हैं, मोनेस्ट्री जिसको बोलते हैं। लोक नृत्य, रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से देखेंगे तो सिक्किम की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। पाओस लाओसोंग जो है भूटिया समुदाय का प्रमुख त्यौहार है
और इस त्यौहार के द्वारा वे अपने कंचनजंगा पहाड़ को अपना सम्मान प्रस्तुत करते हैं। कंचनजंगा पहाड़ को राज्य का रक्षक भी माना जाता है। तो इस तरीके से साथियों हमारा आज का पूर्वोत्तर भारत पे ये आधारित शिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।